स्वागत है। आज हम आनुवांशिकी की अ, बिल्कुल बुनियादी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। वो नींव जिसे ग्रेगर मेंडल ने रखा था। नमस्कार। हाँ, और ये सिद्धांत आज भी मतलब जीव विज्ञान की हमारी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है ना कि कैसे करीब 150 साल पहले कुछ मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों ने वंशानुगति के इतने बड़े रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। सही कहा। उस समय के हिसाब से तो ये बहुत ही अनोखा काम था। तो लक्ष्य साफ है, ग्रेगर मेंडल के काम की तह तक जाना है, उनके प्रयोगों की जो सरलता दिखती है उसके पीछे की प्रतिभा को समझना है। और उन मुख्य विचारों को पकड़ना है जिनसे सही मायनों में जेनेटिक्स के पूरे क्षेत्र की ही शुरुआत हुई। और ये भी देखना है कि ये विचार उस समय इतने क्रांतिकारी क्यों माने गए। मतलब उस वक्त तो वंशानुगति को लेकर बहुत अलग-अलग, थोड़ी धुंधली सी धारणाएं थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो ब्लेंडिंग वाली थ्योरी थी कि गुण मिल जाते हैं। मेंडल का काम उससे एकदम अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेगर मेंडल का परिचय। श्रोत उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये उपाधि तो खैर काफी जानी पहचानी है। जी, और ये उपाधि बिल्कुल सार्थक है। ऐसा नहीं कि मेंडल से पहले किसी ने वंशानुगति पर ध्यान नहीं दिया था, पर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो व्यवस्थित प्रयोग और सबसे बड़ी बात गणितीय विश्लेषण, ये सब मेंडल के काम को एकदम अलग बनाते हैं। हाँ, ये गणित वाला पहलू महत्वपूर्ण है। उन्होंने मात्रात्मक डेटा का इस्तेमाल किया, जो उस समय जीव विज्ञान में बहुत आम नहीं था, खासकर इस तरह के अध्ययन में। उन्होंने प्रयोग के लिए चुना उद्यान मटर यानी पाइसम सिटाइवम, और स्रोत बताता है कि ये काम चला 1856 से 1863 तक, पूरे 7 साल। जी हाँ, 7 साल। ये सिर्फ मटर उगाना नहीं था। हाँ, वही मैं सोच रहा था। इसमें तो बहुत कुछ शामिल होगा। सावधानी से क्रॉस करवाना, फिर जो नतीजे आए उन्हें गिनना, उनका विश्लेषण करना। बिल्कुल, बहुत धैर्य और बारीकी का काम था ये, असाधारण। और मटर को ही क्यों चुना? स्रोत में इसका जिक्र है, पर थोड़ा और बताएं। हाँ, देखिए, मटर का चुनाव भी बहुत सोचा समझा था। पहली बात, इसमें कई सारे स्पष्ट, बिल्कुल अलग दिखने वाले विपरीत लक्षण थे। जैसे पौधा लंबा है या बौना, फूल बैंगनी है या सफेद, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा। दूसरी बात, इसका जीवन चक्र छोटा होता है, मतलब कम समय में आप कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ये भी जरूरी है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण, दोनों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था, तो प्रयोगों पर पूरा कंट्रोल रहता था। समझ गया। और उनका जो केंद्रीय विचार था, ये कारक या फैक्टर्स, ये शब्द बड़ा सरल लगता है आज। हाँ, आज हमें पता है कि ये जीन है, लेकिन उस समय ये विचार कि लक्षण किसी कण जैसी मतलब एक डिस्क्रीट यूनिट से निर्धारित होते हैं, ये बहुत नया था, क्रांतिकारी था। उस समय तो शायद वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाली बात ज्यादा मानते थे लोग, कि गुण मिल जाते हैं, जैसे लाल और सफेद फूल मिलकर गुलाबी बन जाएंगे। बिल्कुल, ज्यादातर यही धारणा थी। मेंडल ने दिखाया कि ऐसा नहीं होता। लक्षण अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वो ब्लेंड नहीं होते। और बाद में, जैसा स्रोत में भी है, वैज्ञानिक जोहानसन में इन्हीं कारकों के लिए जीन शब्द इस्तेमाल किया। और मेंडल की एक और महत्वपूर्ण बात थी कि ये कारक हमेशा जोड़ों में होते हैं, हर लक्षण के लिए एक जोड़ी। जी हाँ, पेयर्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। और इसी जोड़ी वाले विचार से फिर वो प्रभावी और अप्रभावी मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव का सिद्धांत निकला। बिल्कुल, यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया। क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है कि बस एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी? देखिए, मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया, उनमें सौभाग्य से ये पैटर्न बहुत स्पष्ट था। जब जोड़े में 2 अलग-अलग कारक होते हैं, जिन्हें आज हम एलील कहते हैं, तो एक का प्रभाव दूसरे पर हावी हो जाता है। अच्छा। तो जो प्रभावी कारक है वो अपना लक्षण दिखाता है, जबकि अप्रभावी वाला तभी दिखेगा जब जोड़े में दोनों कारक अप्रभावी वाले ही हों। मतलब अगर प्रभावी वाला एक भी हुआ तो उसी का लक्षण दिखेगा। हाँ, संक्षेप में यही बात है। प्रभावी एलील शायद कोई काम करने वाला प्रोटीन बनाता है जिससे लक्षण प्रकट होता है, और अप्रभावी वाला शायद वैसा नहीं कर पाता। स्रोत में उन 7 विपर्यायी लक्षणों का जिक्र है जिन पर मेंडल ने काम किया, और इसके लिए उन्होंने 14 शुद्ध प्रजनन किस्में मतलब प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज इस्तेमाल की। ये 7 लक्षण कौन कौन से थे? जी, वो 7 लक्षण थे। एक तो पौधे की ऊंचाई, लंबा या बौना, फिर
पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद, पुष्प की स्थिति अक्षीय एक्सियल या अंत्यस्थ टर्मिनल। ठीक है। फिर बीज से जुड़े 2 लक्षण, बीज का रंग पीला या हरा और बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। ओके, 5 हो गए। हाँ, और आखिर के 2 फली से जुड़े थे, फली का रंग हरा या पीला और फली का आकार फूली हुई इन्फ्लेटेड या सिकुड़ी हुई कंस्ट्रिक्टेड। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि एक ऊंचाई से, 2 फूल से, 2 बीज से और 2 फली से, कुल 7। जी। और हर लक्षण के ये 2 रूप, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। ये सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ संयोग था कि उन्होंने यही 7 लक्षण चुने या इसमें उनकी कोई खास समझ थी? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ये शायद मेंडल का सौभाग्य भी था और उनकी वैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि भी। उन्होंने ऐसे लक्षण चुने जो अपेक्षाकृत सरल आनुवांशिकी दिखाते थे। सरल मतलब आज हम जानते हैं कि ये लक्षण शायद अलग-अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं या फिर एक ही गुणसूत्र पर काफी दूर होते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। उनका पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है, उलझता नहीं है। अगर उन्होंने ऐसे लक्षण चुन लिए होते जो आपस में जुड़े होते, मतलब लिंक्ड होते, या जिनकी आनुवांशिकी बहुत जटिल होती, तो शायद वो इतने स्पष्ट नियम बना ही नहीं पाते। समझ गया। तो किस्मत और परख दोनों का मेल था, कह सकते हैं। स्रोत में एक मजेदार बात का जिक्र है जो आपने फली और बीज के रंग में बताया। बीज के रंग में पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी। जी। लेकिन फली के रंग में ठीक उल्टा, हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देने लायक हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रभाविता मतलब डोमिनेंस कोई ऐसा यूनिवर्सल नियम नहीं है कि हमेशा यही वाला प्रभावी होगा। ये उस खास जीन और उसके एलील्स पर निर्भर करता है। सही। समझने में मदद मिलती है। तो इन सब प्रयोगों और विश्लेषण के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए। स्रोत 3 नियमों का उल्लेख करता है। हाँ, जिन्हें हम मेंडल के नियम कहते हैं। पहला तो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसकी हमने अभी बात की कि विषम युग्मजी अवस्था मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील दूसरे पर प्रभावी होता है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। दूसरा नियम है युग्मक की शुद्धता या विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 अलील मौजूद होते हैं, मान लीजिए कैपिटल T और स्मॉल t ऊंचाई के लिए, हाँ। तो जब युग्मक बनते हैं यानी गैमीट्स बनते हैं, शुक्राणु या अंडाणु, तब ये दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। अच्छा, अलग हो जाते हैं। हाँ, तो हर गैमीट को उस लक्षण के लिए 2 में से केवल एक ही अलील मिलता है, या तो कैपिटल T मिलेगा या स्मॉल t, दोनों एक साथ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि गैमीट उस लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होते हैं। ये मेंडल के कारक वाले विचार को और पुख्ता करता है कि वो मिक्स नहीं होते, अलग अलग बने रहते हैं। बिल्कुल, वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं अलग अलग इकाइयों के रूप में। तो ये पहले 2 नियम, प्रभाविता और पृथक्करण, ये तो एक ही लक्षण की वंशानुगति पर फोकस करते लगते हैं। स्रोत कहता है कि ये एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। सही, एक संकर संकरण में आप केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं। जैसे सिर्फ पौधे की ऊंचाई ले ली, लंबे पौधे का क्रॉस बोने पौधे से कराया, बस इन्हीं क्रॉसेस के नतीजों से ये पहले 2 नियम निकले। और तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्रोत कहता है ये द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। बिल्कुल सही, द्विसंकर संकरण में हम 2 लक्षणों की वंशानुगति को एक साथ देखते हैं। 2 लक्षणों को एक साथ, जैसे मेंडल ने किया था। उन्होंने गोल और पीले बीज वाले पौधे लिए, मान लें उसका जीनोटाइप RRYY था, उसका क्रॉस कराया झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से यानी RRYY से। अच्छा। फिर उन्होंने देखा कि दूसरी पीढ़ी F2 जेनरेशन में ये दोनों लक्षण, बीज का आकार और बीज का रंग, कैसे कैसे संयोजित होते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहान का नियम क्या कहता है इसके बारे में? ये नियम कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लक्षणों की वंशानुगति एक साथ हो रही हो, तो एक लक्षण के एलील्स का अलग होना और अगली पीढ़ी में जाना दूसरे लक्षण के एलील्स के अलग होने और जाने से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक का दूसरे पे असर नहीं पड़ता। हाँ, मतलब बीज का गोल या झुर्रीदार होना
इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका रंग पीला होगा या हरा। ये लक्षण स्वतंत्र रूप से बढ़ते हैं और नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसीलिए F2 पीढ़ी में आपको वो नए संयोजन भी दिखते हैं, जैसे गोल हरे बीज और झुर्रीदार पीले बीज जो पेरेंट्स में नहीं थे। अच्छा, ये बात है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम मुख्य रूप से उन जीन्स पर लागू होता है जो या तो अलग-अलग क्रोमोसोम पर हो या फिर एक ही क्रोमोसोम पर बहुत दूर-दूर स्थित हो। तो मेंडल ने न केवल ये बताया कि लक्षण कैसे आगे बढ़ते हैं, बल्कि इसके पीछे एक तरह का गणितीय पूर्वानुमान, एक प्रेडिक्शन का सिस्टम भी दिया। ये वाकई मतलब अभूतपूर्व था उस समय के लिए। हाँ, बिल्कुल। उनके काम की असली ताकत ही यही थी, मात्रात्मक विश्लेषण और उससे निकले नियमों की प्रेडिक्टिव पावर। उन्होंने जीव विज्ञान में सांख्यिकी के उपयोग का रास्ता खोला। चलिए, अब तक जो हमने बात की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने ग्रेगर मेंडल के व्यवस्थित और धैर्यपूर्ण काम को समझा, उद्यान मटर पर 7 साल तक प्रयोग किए। हमने ये भी समझा कि मटर का चुनाव क्यों अहम था, स्पष्ट लक्षण, छोटा जीवन चक्र और नियंत्रित प्रजनन की सुविधा, और उनके कारक यानी जीन की अवधारणा जो जोड़ों में होते हैं और लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। हमने उन 7 लक्षणों के उदाहरण देखे और ये भी समझा कि कैसे मेंडल की किस्मत और उनकी वैज्ञानिक नज़र दोनों ने मिलकर सरल पैटर्न खोजने में मदद की। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के विचार को भी समझा। और आखिर में 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम जो एक संकर संकरण पर आधारित हैं, और स्वतंत्र अपव्यूहान का नियम जो द्विसंकर संकरण पर आधारित हैं। ये नियम बताते हैं कि जीन अगली पीढ़ी में जाते समय कैसे व्यवहार करते हैं। ये सब जानना आज क्यों मायने रखता है? मान लीजिए कोई श्रोता है जो शायद जीव विज्ञान का छात्र नहीं है, उसके लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को, अपने आप को समझने में मदद करते हैं। क्यों भाई बहन एक जैसे दिखते हुए भी अलग होते हैं? क्यों कुछ बीमारियां परिवारों में चलती हैं? हाँ, ये बातें तो हम रोज देखते हैं। बिल्कुल। कृषि में फसलों को बेहतर बनाने से लेकर चिकित्सा में आनुवंशिक रोगों की पहचान और उनके इलाज तक, हर जगह मेंडल के सिद्धांतों की नींव ही काम कर रही है। ये समझना कि वंशानुगति कैसे काम करती है, एक तरह से हमें अपनी जैविक विरासत को समझने का औजार देता है। स्रोत में एक और बात बताई गई थी कि मेंडल के काम को शुरुआत में पहचानने मिली। ये भी सोचने वाली बात है ना, इतना महत्वपूर्ण काम और उसे पहचान मिलने में लगभग 30-35 साल लग गए। जी हाँ, ये सच है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उनका काम उस समय के जो प्रमुख वैज्ञानिक विचार थे उनसे काफी अलग था, शायद लोगों को एकदम से समझ नहीं आया। दूसरा, उन्होंने अपना काम एक ऐसे जर्नल में प्रकाशित किया जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा नहीं थी। तीसरा, शायद उस समय कोशिका विभाजन यानी मियोसिस और गुणसूत्रों के व्यवहार की पूरी समझ नहीं थी, तो उनके कारकों का भौतिक आधार क्या है ये समझना मुश्किल था। अच्छा। बाद में जब गुणसूत्रों की खोज हुई और देखा गया कि उनका व्यवहार बिल्कुल मेंडल के नियमों जैसा ही है, तब जाकर वैज्ञानिकों को उनके काम का असली महत्व समझ आया। और ये हमें आज की चर्चा के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। मेंडल ने हमें वंशानुगति के सरल, बड़े सुरुचिपूर्ण नियम दिए। मटर के पौधों में ये बिल्कुल फिट बैठते थे। हाँ। लेकिन जैसा कि हम आज जानते हैं, असलियत में आनुवांशिकी इससे कहीं ज्यादा जटिल है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जटिल है। कई लक्षण हैं जो एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो दूसरे जीन्स के प्रभाव को बदल देते हैं, और फिर पर्यावरण का भी तो असर होता है। हाँ, पर्यावरण की भूमिका भी बहुत बड़ी है जीन की अभिव्यक्ति में। जी, तो मेंडल ने जो नींव रखी वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस नींव पर जो इमारत बनी है वो कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि विज्ञान कैसे काम करता है। सरल मॉडलों से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे प्रकृति की जटिलताओं की परतें खुलती हैं। सही कहा। मेंडल के नियम एक शुरुआती बिंदु थे, आनुवांशिकी का पूरा सच नहीं। तो श्रोताओं के लिए शायद ये विचार छोड़ा जा सकता है, मेंडल ने जो आनुवांशिक निश्चितता खोजी थी और वास्तविक जीवन की जो जैविक जटिलता हम देखते हैं, इनके बीच संतुलन कहाँ है? कैसे वो सरल नियम इस जटिल जीवन को समझने में हमारी मदद करते हैं और कहाँ पर उनकी सीमाएं शुरू हो जाती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पे जरूर सोचा जा सकता है। तो इस संक्षिप्त चर्चा में हमने मेंडल के काम की बुनियादी बातों और उनके स्थायी प्रभाव को समझने की कोशिश की।
उम्मीद है कि इससे आपको आनुवंशिकी की इस आकर्षक दुनिया की एक झलक जरूर मिली होगी। ज्ञान की ये यात्रा जारी रहनी चाहिए।